चलो भाई, तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक ऑफ गैसियस स्टेट। वी आर टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द चैप्टर, है ना। चैप्टर हम खत्म करने की तरफ आ गए हैं। कोशिश करेंगे आज ही खत्म कर लें चैप्टर को। इन्वर्जन टेम्परेचर अपने को लिखना था, है ना। बिल्कुल, तो दो तीन छोटी छोटी बातें रह गई हैं। इनके ऊपर चीजें थोड़ा कम पूछे जाएंगी। हाँ बिल्कुल, गैसियस स्टेट खत्म करके अपन लोग यूडियोमेट्री पे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बच्चों, आफ्टर कंप्लीटिंग गैसियस स्टेट वील मूव अहेड ऑन यूडियोमेट्री। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो जल्दी से गैसेस खत्म करते हैं, और टाइम मिला तो कुछ यूडियोमेट्री आज ही पढ़ लेंगे। वील सी, वील ट्राई। ओके, चलो भाई, तो इन्वर्जन टेम्परेचर में लिखते हैं। अच्छा, मैं पहले ही बता दे, चलो पहले लिखो फिर बाद में बताऊंगा। पहले लिखो उसके बाद बताता हूँ। इट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ, एक्वस ही बता दूंगा। चलो मेरे को याद दिला देना। एंड में एक्वस भी लिखवा दूंगा मैं, और उस पर एक दो क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो लिख लो, इन्वर्जन टेम्परेचर, इट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच, याद दिला देना बस एक्वस टेंशन का, ठीक है। It is the critical temperature below which a non-ideal gas, below which a non-ideal gas that is expanding through, that is expanding through a Joule Thomson process, that is expanding through a Joule Thomson process, will experience a temperature decrease, will experience a temperature decrease, comma, and above inversion temperature, and above inversion temperature the gas will experience the gas will experience a temperature increase। फुल स्टॉप। जूल थॉमसन प्रोसेस क्या होता है मैं समझा दूंगा, बीच बीच में उसकी टेंशन लेके मैसेज करने मत लगना। पहले अपन लोग इन्वर्जन टेम्परेचर लिख लें, उस पर क्वेश्चन कर ले छोटा सा, सिंपल सा। उसके बाद तो इनको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं इन्वर्जन टेम्परेचर का। इन्वर्जन टेम्परेचर in bracket T subscript I is 2 times of TB, boils temperature, which is 2 into A by RB। तो ये अपने को याद रखना है। जूल थॉमसन प्रोसेस समझ दूंगा मैं कि क्या होता है, लेकिन इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इस पर एक छोटा सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा। लिख लो यहाँ तक, और जब लिख लो तो मुझे बता देना कि लिख लिया है सर। लिख लिया? हाँ, ठीक है। तो इन दैट केस लिखो बेटा फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन लिखो। कंपेयर the values of inversion temperature, comma, critical temperature and Boyle's temperature for any given non-ideal gas, for any
गिवन नॉन आइडियल गैस, तो किसी भी गिवन नॉन आइडियल गैस के लिए क्या रिलेशन आएगी? टी आई, टी सी और टी बी के अंदर ऑर्डर क्या आएगा, ये तुमको बताना है। अगर तुम्हें तीनों फॉर्मूलेज याद होंगे तो जस्ट अ 10 सेकेंड्स क्वेश्चन, बस तुम्हें तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए कि टी आई क्या था, टी सी क्या था और टी बी क्या था। हर्षल बेटा, इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, इन्वर्जन टेम्परेचर का आइडियल नॉन आइडियल से कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ भाई, सबसे बड़ा टेम्परेचर या सबसे छोटा टेम्परेचर कौन सा है? बस तीनों फॉर्मूले याद होंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। टीसी का फॉर्मूला क्या था बताओ भाई, व्हाट वाज टीसी? क्या था? 8A/27 आरबी, बिल्कुल। टीसी वाज 8A/27 आरबी, ओके। बॉयल्स टेम्परेचर क्या था? व्हाट वाज बॉयल्स टेम्परेचर? A/RB। और इन्वर्जन टेम्परेचर तो अभी लिखा तुमने, 2 × A/RB। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया इसमें? टीसी। उससे बड़ा टीबी, और सबसे बड़ा टीआई। इन्वर्जन टेम्परेचर इज द लार्जेस्ट। और इन तीनों में से कोई भी एक टेम्परेचर दिया हो तो बाकी दो टेम्परेचर तुम बता सकते हो, हाँ या ना? बता सकते हो ना, सिर्फ कांस्टेंट्स का ही फर्क है, बाकी तो और कोई फर्क ही नहीं है, राइट? तो तीनों में से अगर एक भी टेम्परेचर हमको दिया हुआ है तो हम बाकी दोनों टेम्परेचर बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इस पे सवाल कम पूछे जाएंगे, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही, और कुछ है नहीं इसमें ज्यादा समझाने वाला। अब रही बात जूल थॉमसन प्रोसेस की, तो वो मैं समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है। कभी जब टायर में पंक्चर हो जाता है तो उसमें से हवा बाहर आती है, तो उस हवा को कभी टच करके देखा है? मतलब फील करके देखा है? टच तो कैसे करोगे, फील किया है कभी? तो वो हवा थोड़ी ठंडी लगती है या नहीं लगती है? कंपेरेटिवली ठंडी लगेगी, बिल्कुल। क्या होता है, गैसेस जब सडनली एक्सपैंड होती हैं तो वो कूल होती हैं। व्हेन गैसेस सडनली एक्सपैंड दे गेट कूल्ड। तो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस जो होगा अंडर हाई प्रेशर, उस एक्सपेंशन को जूल थॉमसन प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंशन कहते हैं। तो एक्सपेंशन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, उसको जूल थॉमसन एक्सपेंशन कहते हैं। तो पॉइंट यही हम कह रहे हैं कि भाई जिस टेम्परेचर के नीचे गैस को एक्सपेंड करने पे गैस क्या हो, ठंडी हो। तो नॉर्मली क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे जब एयर एक्सपैंड करती है, यानी इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है, वो एक्सपैंड करती है तो वो कूल होती है, यानी कि रूम टेम्परेचर इज बिलो द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। शुभम कह रहा है सर सडन एक्सपेंशन का कोई एग्जांपल दे दीजिए। बेटा अभी एग्जांपल ही तो दिया, और क्या दिया मैंने? टायर पंक्चर में से जब हवा निकलती है तो सडन एक्सपेंशन ही तो होता है, कि क्या होता है? या कभी साइकिल में टायर में ज्यादा हवा हो जाए तो उसके वॉल को थोड़ा सा ओपन करके जब एयर बाहर करते हैं तो वो सडन एक्सपेंशन है। ये किसने कहा कि गैसेस एक्सपैंड होने पे वार्म होती हैं? हॉट एयर बलून, वो तो उल्टा कह रहे हो ना तुम। ये तो तुम उल्टा कह रहे हो, गैसेस एक्सपैंड होने पे वार्म नहीं होती। गैसेस को हम वार्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, दैट इज अ डिफरेंट इफेक्ट बेटा। तो तुम्हारे पास अगर एक बलून है और उसमें अगर एक छोटा सा होल है, कभी कभी डिफेक्टिव बलून्स आते हैं जिनमें होल्स होते हैं, तो अगर ऐसे बलून को तुम फिल करो, उसमें से जब एयर बाहर निकलती है तो यहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है। तो जब ये गैस बाहर आती है तो ये कूल होती है नॉर्मली, लेकिन ये कूल जो होगा ये इस गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे होगी तो ही कूल होगा। बिल्कुल। अगर इस ये कंडीशन आपने
रूम टेम्परेचर पे ना करके ये एक्सपेंशन आपने टी ग्रेटर देन इन्वर्जन टेम्परेचर पे कराया, तो गैस का बिहेवियर बदल जाता है। पॉइंट इसके इन्वर्जन टेम्परेचर को इसलिए इन्वर्जन कहते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर इन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इन्वर्जन मीन्स चेंजिंग। तो एक टेम्परेचर के नीचे जब गैस एक्सपैंड हो रही थी तो ठंडी हो रही थी, जो हमको नॉर्मली फील होता है। लेकिन उसी गैस को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रख के एक्सपैंड कराएंगे तो वो और गर्म होने लग जाती है, मतलब उल्टा टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है गर्म ठंडा होने की जगह। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर उल्टा हो जाएगा उस टेम्परेचर को इन्वर्जन टेम्परेचर कहेंगे। बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। और अल्टीमेटली तुमको ये फॉर्मूला एक याद रखना है, दिस इज ट्वाइस ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर 2a अपॉन RB, ठीक है। नॉन आइडियल गैसेज या रियल गैसेज एक ही बात है। हाँ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, सही बात है। गुड 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 आयुष बेटा। अब बेटा आसन देखो, या ये बातें तो अपन यहाँ नहीं कर सकते कि व्हाट कॉजेज इन्वर्जन इन प्रॉपर्टीज, मतलब इसके लिए क्या तुम्हें पूरी बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी पढ़ेंगे। तो ये चीजें वहां पढ़ेंगे जब आएंगी। मतलब यू कांट डू अ PhD इन ईच टॉपिक, राइट। ऐसे 10वीं के पहले तो तुम कुछ पूछते नहीं थे, स्कूल में तो जो पढ़ा दिया बस उतना ही बहुत है। और अब हर चीज में सर ये क्यों वो क्यों करेंगे, मतलब ऐसा थोड़ी कि हर चीज का सवाल का जवाब तुम्हें यही मिल जाएगा। कुछ तो तुम्हें आगे के लिए छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज में क्या पढ़ोगे। क्योंकि अभी उसको समझने के लिए तुम्हें और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। कि प्रॉपर्टीज इन्वर्ट की हो गई, ये बहुत डीप सवाल है, मतलब इसके लिए तो और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए तुमको, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है आनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है कैसे होता है वो आना चाहिए। तो इतना अभी तुम्हें नहीं आता है तो उसको छोड़ दो, अभी बस इतना याद रख लो कि इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है और उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं। लेट्स मूव अहेड। और थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें तुम्हें बता दूं मैं। उसमें लिखो मॉलिक्यूलर, नेक्स्ट हेडिंग इज मॉलिक्यूलर कोलिजन इन अ गैस। हाँ ये बात सही है दिव्यांश के, अभी जेई का जो है वही वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो पहले उसको कवर कर लें, एक बार आप जेई क्लियर कर लोगे कॉलेज पहुंचोगे तो आपको और बहुत टाइम मिलेगा चीजें कवर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास जेई के लिए टाइम कम कब पड़ जाता है कि भाई जेई का लेवल ही कवर करने में बहुत मेहनत लग जाती है, टाइम लग जाता है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, आज चैप्टर खत्म करते हैं और कोशिश करेंगे टाइम बचा के कि यूडियोमेट्री के भी दो चार सवाल कर लें। लिखो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन अ गैस। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन अ गैस, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। अब इन पे क्या सवाल आने के चांसेस कम है, ये फॉर्मूले तुमको एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिए हुए हैं, तो थोड़ा पूछे जाने के चांसेस कम है। बट कभी कभी तुम्हें किसी रेफरेंस बुक में, नहीं ईशान बेटा ये अगली हेडिंग है, मॉलिक्यूलर कोलिजन इन्वर्जन टेम्परेचर वाज अ डिफरेंट हेडिंग। तो कभी कभी रेफरेंस बुक में या मॉड्यूल में तुमको कुछ कुछ सवाल मिल जाएंगे जो मतलब इस पर बेस्ड हो सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा सवाल आएंगे। मैं भी तुम्हें एक दो एग्जांपल करवा दूंगा। तो फॉर्मूले नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, है ना, लिख लेते हैं। हाँ रूपांशु, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला नहीं होगा, कोई बात नहीं। सारी चीजें नहीं मिलेंगी एनसीईआरटी में, वो वर्ड एक आध जगह ले लेते हैं, बात डिस्कस कर देते हैं, मगर वो सारी बातें नहीं कहते। कुछ बातें वो आपके खोजने के लिए छोड़ देते हैं। चलो, नहीं आसिम बेटा, अगर कोई आइडियल गैस हुई तो लिक्विफाई कभी नहीं होगी। आइडियल गैस की कंडीशन नहीं हुआ है। हेडिंग लिख ली भाई, मैं लिखवाना शुरू करूं इसके नीचे अंडर एक सब हेडिंग और फिर उसका मतलब और फिर उसका फॉर्मूला। और पहले ही बोल दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिखेंगे तब फिर कोई ये मत करना कि सर ये क्या है वो क्या है, श्रोडिंगर का फॉर्मूला याद आ गया, वो आए उस जैसा कुछ दिखेगा बाद में। बट कोई बात नहीं, उसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात याद रखने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकाल दूंगा थोड़ी देर में उसी में, तो तब तक के थोड़ा पेशेंस रख लेना। उसको लिखने के बाद कुछ बचेगा तो डिस्कस कर लेंगे। लिखो मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर मतलब समझाता हूँ। लिखो द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल, द एवरेज distance traveled by a
molecule between two successive collisions. Between two successive collisions. तो इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस traveled per unit time divided by नंबर ऑफ कोलिजन्स. अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल. अभी डायग्राम भी बना के समझा दूंगा. एक बार लिख लो आप लोग. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल number of collisions made by a single molecule per unit time. Per unit time. तो लैम्डा वेवलेंथ था ना, हम कब मना कर रहे हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर में लैम्डा वेवलेंथ था बिल्कुल. ये डेफिनेशन से लिखा फॉर्मूला है, इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा. चलो लिखवाई देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा. पहले मैं सोच रहा था कि इसी के बाद समझा देता हूँ, बट अब तुम पहले लिख लो उसके बाद समझाता हूँ. तो बेटा एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को. एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम क्या होता है. कुछ पढ़ा होगा फिजिक्स में तुमने. एवरेज स्पीड, बिल्कुल बिल्कुल. तो एवरेज स्पीड अपन ने लिखी थी मॉलिक्यूल्स की, यू बार, याद है. एवरेज स्पीड वाज यू बार. मॉलिक्यूल्स की इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था. रूट कितना आर टी बाई एम, बताओ जल्दी. रूट 3 थोड़ी था, 8/पाई. बिल्कुल रूट 8/पाई आर टी बाई एम, बिल्कुल. तो ये वही वाला यू बार लिखा अपन ने. इसके नीचे एक टर्म है जिसको हम Z1 कहेंगे. Z1 क्या है मैं लिखवा दूंगा आपको. Z1 का जो फॉर्मूला है वो आता है आपका √2 इंटू पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू यू बार इंटू एन स्टार, विच कन्वर्ट्स टू यू बार से यू बार कैंसिल हो जाएगा, यानी एवरेज स्पीड से एवरेज स्पीड कैंसिल हो जाएगी. तो लैम्डा का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा 1/√2 इंटू पाई इंटू सिग्मा इंटू एन स्टार. नहीं नहीं, सिग्मा आईयूसी वाला नहीं है बेटा. वो सिग्मा अलग था, ये सिग्मा अलग है. मैं मतलब लिखवाऊंगा इसकी, चिंता मत करो. ये याद रह जाए तो ठीक है, मगर याद नहीं भी रहे तो इट्स ओके. मतलब बहुत मुश्किल नहीं है मतलब. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा एन स्टार. अब यहाँ पाई तो पता होता है हमको क्या है, सिग्मा और एन स्टार क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको, और फिर इसको समझ लेंगे कि भाई ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आ रहा है, मतलब ये डेफिनेशन कैसे आई. फिर ये वाला फॉर्मूला अलग से मैं लिखवा दूंगा आपको. तो सिग्मा बेटा, सिग्मा इज डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और एन स्टार जो है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. एन स्टार इज, हाँ सिग्मा कई बार आता रहेगा, चिंता मत करो. आगे के चैप्टर्स में भी सिग्मा सिंबल है, ये तो यूज होते रहेंगे. हाँ सिग्मा स्क्वायर था, सिग्मा स्क्वायर था, सिग्मा स्क्वायर. एन स्टार इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. एक बार लिख लो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर इसको बाद में सिंप्लीफाई भी करवाता हूँ. अरे सिग्मा स्क्वायर आएगा, लिख दिया सिग्मा स्क्वायर भाई.
एन के आगे स्टार क्यों लगाया? क्योंकि एन होता था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एन तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो एन तो लिख नहीं सकते। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एक नया सिंबल चाहिए था, तो एन स्टार कर दिया। नहीं नहीं ठीक है, स्क्वायर बता दिया तो अच्छा है। कभी कभी कोई चीज मिस हो जाए, उससे अच्छा है कि बता ही दो। अब एन नॉट यार देखो, तुम्हें करना हो तो कर लो, बाकी जो तुमको बुक्स में नोटेशन मिलेगा भाई, जिसने डिराइव विराइव किया फॉर्मूला उसने एन स्टार यूज किया है, तो इसलिए हम एन स्टार यूज कर लेते, वो एन नॉट यूज करते तो हम भी एन नॉट यूज कर लेते। यहाँ तक लिख लो, मैं समझाऊं तुमको कि ये जो बात कही हमने, ये कैसे आई, मतलब एवरेज डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन कैसे आया लैम्डा। मीन फ्री पाथ का मतलब तो समझ लें, फॉर्मूला तो ठीक है, ये याद रहना रहे, मतलब याद रहना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन फ्री पाथ। लिख लिया? ठीक है। तो देखो बेटा, लेट्स कंसिडर कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, क्या क्या बातें करवा, लेट्स कंसिडर कि आपके पास एक कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो ब्राउनियन मोशन पढ़ा होता है बेटा आप लोगों ने, है ना? तो जैसे एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये मूव करेगा, सो दिस विल मूव इन सम डायरेक्शन, फिर कहीं जाके वो उसका किसी और मॉलिक्यूल से कोलिजन होगा, तो जब तक कोलिजन नहीं होता तब तक ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। हाँ, जिगजैग मोशन इज ब्राउनियन मोशन, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ये मॉलिक्यूल गैस का था, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, जब ये किसी से टकराया तो इसका रास्ता फिर बदल जाएगा, पाथ चेंज हो जाएगा, तो दिस विल मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहां तक आ गया, यहां से यहां तक इसका कोई से टकराना नहीं हुआ, ये सीधे सीधे चलता आया। फिर यहाँ पे आने के बाद ये किसी और से टकराया, तो जब ये टकराता है तो इसके रास्ते में फिर कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो इस बार ये टकरा के इधर आ गया, फिर यहाँ टकराया, फिर पाथ शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, मॉलिक्यूल थोड़ी थोड़ी दूर चलता है, फिर उसका किसी से कोलिजन हो जाता है, तो उसका रास्ता बदलता जाता है, तो उसका जिगजैग मोशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज जिगजैग मोशन। तो उसने चलना स्टार्ट किया था यहां से, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो उसके कोलिजन्स 6 हो गए इतनी देर में बेटा। जैसे यहां से चलना शुरू किया था तो पहला कोलिजन 1, दूसरा कोलिजन 2 3 4 5 और 6, 6 कोलिजन हुए, और मान लेते हैं ये सब कुछ 1 सेकंड के अंदर हुआ, 1 सेकंड के अंदर हुआ, मान लेते हैं कि 1 सेकंड में उसके 6 कोलिजन हो जाते हैं। हमको निकालना था कि वो एवरेज डिस्टेंस कितना चलता है बिटवीन टू कोलिजन, मतलब जैसे यहां से यहां तक मान लो कुछ x चला, x1 चला, फिर ये डिस्टेंस x2 हो गया, ये x3, ये x4, ये x5 और ये x6, तो एवरेज कैसे आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 अपॉन किससे डिवाइड कर दें? इन सबका एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड कर दें? 6 से, राइट, है ना? अच्छा, अब इससे वो फॉर्मूला कैसे बन के आया लैम्डा का, जरा देखो, इसी बात को ध्यान से देखना बेटा। x1 प्लस x2 प्लस x3 टोटल करोगे तो ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल आएगा। x1 से लेके x6 तक का सम करोगे तो टोटल डिस्टेंस आ गया ना भाई, मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस कितना चल दिया, ये टोटल डिस्टेंस आ गया इसका। और 6 वाज द नंबर ऑफ कोलिजन्स, 6 कोलिजन हुए थे इसके, है ना? 6 बार ही टकराया था ना, आया ना भाई, बिल्कुल। तो वही अपन ने लिखा है, देखो अब अपन ऊपर जाके देखते हैं अपन ने क्या लिखा था। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन्स के बीच में
एवरेज डिस्टेंस मॉलिक्यूल कितना चलता है ये हो जाएगा। तो विधान बेटा हम पता ही नहीं करते ना, इसलिए तो हम फॉर्मूला बना लिए। ये तो हमने थियोरेटिकली लिख दिया कि ये इस तरीके से डिफाइन होगा, बाकी हम मेजर करते ही नहीं है। हम थोड़ी नापते हैं कि भाई डिस्टेंस कितना चला। वी विल नेवर मेजर द डिस्टेंस। हम तो क्या मेजर करेंगे, मॉलिक्यूल का डायमीटर और एन स्टार, और इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमको लैम्डा मिल जाएगा, खत्म बात। ये तो डिफाइन किया है कि इतना है, बट ऐसे निकालना थोड़ी है, ये तो समझने के लिए है। निकालना तो इस फॉर्मूले से है बेटा अपने को। ठीक, अब बचती है बात एन स्टार की। इस एन स्टार को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि मीन फ्री पाथ लैम्डा जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली इस पे सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं कि आपसे ये पूछा जाए कि प्रेशर बढ़ाओगे तो मीन फ्री पाथ का क्या होगा, टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगा, या वॉल्यूम में चेंज करोगे तो क्या होगा। ये पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अपन इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी और आसान हो जाए। अगर डिपेंडेंसी पूछी जाए तो हम बहुत ही आसानी से बता पाए। बिल्कुल स्नेहा बेटा, यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल थे तो हम एक ही मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। ये किस किस से टकराता जाता है तो इसका रास्ता बदलता जाता है। ये कंटिन्यूअस zigzag मोशन है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, जल्दी बताओ। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं डायग्राम को। देखो बेटा, अब एन स्टार अपन ने लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंस एन स्टार इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन बाय वी हो गया। एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी इज वॉल्यूम। तो एन स्टार इज कैपिटल एन बाय वी, यही आएगा। एंड वी नो फॉर एन आइडियल गैस पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी को सिंप्लीफाई अगर किया जाए, पी इंटू वी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है बेटा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन होता था। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन। तो मोल्स को अपन ने एन बाय एन लिख दिया। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज करोगे तो पी इंटू एन ए अपॉन कैपिटल आर इंटू टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एन बाई वी। और ये एन बाई वी और एन बाई वी तो क्या था, एन स्टार था। तो अपने को अब एन स्टार इस फॉर्म में मिल जाएगा। देयरफॉर एन स्टार इज इक्वल टू पी इंटू एन ए अपॉन आर टी। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू पी इंटू एन ए। ये अपन ने उस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई करके अपना फायदा क्या हो गया, क्या अब इसमें कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं। मैं लिखने का टाइम दे दूंगा तब लिख लेना, सुन लो। आर कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, एन ए कांस्टेंट है। सब कुछ कांस्टेंट हो गया। सिर्फ क्या वेरिएबल्स हैं अपने पास, क्या वेरिएबल आ गए, क्या वेरिएबल आ गए, टी और पी। तो अब अगर कोई कहेगा आपसे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो लैम्डा का क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट रखना जरूरी है बेटा। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो नहीं कह सकते, ये बात समझ में आती है। और अगर ऐसा कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ा दिया तो लैम्डा का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने ये सब काम किया जिससे हमको लैम्डा की डिपेंडेंसी मिल जाए टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, तो यहां से हमको मिल गया देयर फोर लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी बाय पी। इसको ध्यान से याद रख लो, ये याद होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन जो लैम्डा पे मिलेंगे वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मिल जाएंगे, टी और पी पे।
कभी कभार तुमसे सिग्मा वगैरह का डेटा दिया हो सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, बट इस पे सवाल आने के चांसेस थोड़े, इस पे सवाल मिलने के चांसेस कम है। अब वॉल्यूम वाला तो मैं तुमसे पूछूंगा ना कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये तो मेरा सवाल है, क्योंकि इतना मैंने सिखा दिया तुमको, अब इसके बाद तुम्हें दिमाग लगाना रहेगा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना सिंस आर कॉमा √2 कॉमा पाई कॉमा सिग्मा कॉमा Na are all constants for any given gas। किसी भी एक पर्टिकुलर गैस के लिए इन सब की वैल्यू बदल जाती है। लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैसे कहोगे? वो तो इस पर डिपेंड करेगा ना कि कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोपोर्शनलिटी क्या आने वाली है। खैर वो मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। चलो तुम्हें लिखना है ना, मैं तुमको थोड़ा स्क्रॉल कर दूं, जल्दी से लिख लो। लो, आई थिंक एवरीथिंग शुड बी विजिबल, इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर मैं तुमसे एक दो सवाल पूछता हूँ और फिर एंड में Z1 का फॉर्मूला और Z11 का फॉर्मूला बता देता हूँ और अपन चैप्टर एंड कर लेते हैं। हाँ एक्वेस्टेंशन, और हाँ सही बात है एक्वेस्टेंशन, और तो Z11 का फॉर्मूला लिखने के बाद एक्वेस्टेंशन और फिर अपन चैप्टर एंड कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, याद दिला दिया तुमने, अच्छा किया। और ऊपर लिखना है, लो, और ऊपर टू सक्सेसिव कोलिजन, अच्छा बता देता हूँ बेटा। डिस्टेंस अपन ने जिसका एवरेज निकाला था ना, वो डिस्टेंस हमने हमेशा मीन फ्री पाथ मतलब दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस था, उसका एवरेज निकाला था। तो ऑब्वियसली बहुत सारे कोलिजन लेते हैं क्योंकि एवरेज निकालना है, तो जितने भी कोलिजन होंगे सबका एवरेज लोगे, बट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है। हाँ वो एक्वेस्टेंशन कराऊंगा तो हो जाएगा। वेपर प्रेशर तो पड़ा हुआ, कैसी बात कर रहा है बेटा दिव्यांश, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर एक ही बात, वैसे एक्वेस्टेंशन में वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर मैं तुमसे एक आध क्वेश्चन पूछ लूं। लिख लिया सबने? चलो तो अब सवाल लिख लेते हैं एक, फिर Z11 और Z1 का फॉर्मूला लिखवा दूंगा और एक्वेस्टेंशन और एक्वेस्टेंशन पे सवाल, और वी विल फिनिश द चैप्टर। तो थोड़ा सा जल्दी कर लो बेटा क्वेश्चन, तो थोड़ा सोच के करना इसको, अच्छा सवाल है ठीक है, बेसिक है बट अच्छा है। लिखो, एन अननोन गैस इज प्लेस्ड इन अ सील्ड कंटेनर, एन unknown gas is placed in a sealed container with a fixed volume.
with a fixed volume, full stop. Which of the characteristics listed, which of the characteristics listed change in bracket S when the container is heated from when the container is heated from 25 degrees Celsius to 250 degree Celsius. योर ऑप्शंस नहीं, पहले स्टेटमेंट है फिर ऑप्शंस आएंगे। नहीं जलज बेटा, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन ले रखी है। P, the density of the gas, the density of the gas. Q, the average kinetic energy of the molecules, the average kinetic energy of the molecules. S, पी क्यू आर, फिर ऐसा आएगा पी क्यू आर, उसमें लिखो द मीन फ्री पाथ बिटवीन मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, द मीन फ्री पाथ between molecular collisions. Your options are A, only P, B, only Q, C, only R, D, P and Q only. E, Q and R only. बताओ भाई। अच्छा जल्दी आंसर आ गए, गलत हुए तो गलत हुए तो पिटाई करूं? ऑल ऑफ दीज कैसे हो सकता है आयुष बेटा? ऑल ऑफ दीज मतलब पी क्यू आर कह रहे हो क्या? लो ऑप्शन एफ बना देते हैं, पी कॉमा क्यू आर, ठीक है। लैम्डा स्टैंड्स फॉर व्हाट? मीन फ्री पाथ, लैम्डा इज मीन फ्री पाथ। हाँ भाई, आंसर आ रहे हैं मेरे पास कुछ कुछ। कंप्लीट क्वेश्चन देखना है, लो देख लो। क्यू एंड आर, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक एक करके बात करते हैं भाई। देखो कंटेनर सील्ड है तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होगा ही क्या? एक एक करके जवाब देना, है ना? ठीक है, रूपांशु बेटा आंसर ठीक है ना? कंटेनर सील्ड है तो मोल्स फिक्स्ड है। अच्छा कंटेनर सील्ड है तो वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो अगर मोल्स फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, यानी कि मास भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, तो डेंसिटी बदलेगी क्या? तो डेंसिटी तो फिक्स हो गई ना बेटा, डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो n इज फिक्स्ड, v इज फिक्स्ड, और क्योंकि n फिक्स्ड है देयरफॉर मास भी फिक्स्ड हो गया।
तो इस सब से क्या कह सकते हैं, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम विच इज कांस्टेंट। तो कुछ भी करते रहो टेम्परेचर का, डेंसिटी तो नहीं बदल रही ना, तो पी तो हट गया। हाँ तो पीएम बाय आरटी भी होती है ना डेंसिटी, उससे क्या हो गया, उससे भी कर लो, उससे भी यही आने वाला है। तो रुको तो सही, तुम्हें सब्र ही नहीं होता, भरोसा ही नहीं होता। तो पी तो नहीं बदल रहा, पहली चीज। ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, तो इसके बारे में कुछ पढ़ा था अपन ने कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ये तो ऑप्शन पी हो गया, ठीक है। क्यू ऑप्शन पे आते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 आर टी, देयर फोर चेंजेस डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है, ओनली ऑन टेम्परेचर, सही बात है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, है ना। तो क्यू तो बदल रहा है। अब आर पे आते हैं। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, ये याद है, मैंने कहा था ये याद रखना बस, टी बाई पी, है ना। अच्छा, और रुक जाओ जरा, अभी एक सेकंड रुक जाओ। सिंस पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, देयर फोर पी या वी अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू टी बाई पी, ये आएगा। अब एन कांस्टेंट है, आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, वी कांस्टेंट है, तो बेटा यहाँ टी और बाई पी का रेशियो क्या आने वाला है, कांस्टेंट। इसीलिए कहा था कि लिख के करा करो, है ना, जल्दबाजी में रहते हैं। सर टेम्परेचर बढ़ गया, और मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था कि बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे लैम्डा तभी बढ़ेगा जब पी को कांस्टेंट कहा जाएगा। जब तक पी कांस्टेंट नहीं है तब तक तुम नहीं कह सकते डायरेक्टली कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लैम्डा बढ़ेगा। तो यहाँ तो टी वाई पी कॉन्स्टेंट आ गया, तो टी वाई पी कॉन्स्टेंट हो गया, तो लैम्डा भी कांस्टेंट। तो बदल क्या रहा है सिर्फ, बदल क्या रहा है सिर्फ, क्यू। तो आंसर क्या आएगा, ये रहे ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस है, क्या आंसर आएगा, बी, ओनली क्यू। तो सवाल आसान है, बस ये छोटी सी बात आपको सोचनी पड़ेगी कि अगर वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट हो गए तो पी बाई टी कॉन्स्टेंट होता है। और ये लॉ अपन ने पढ़ा था, किसी को याद आ रहा है, प्रेशर लॉ क्या था, कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स ऑफ अ गैस पी अपॉन टी इज कांस्टेंट, याद आ रहा है, गेलू सिक्स लॉ पढ़ा था, बिल्कुल। ठीक है। तो इस टाइप से आपको सोचना है, इसको जल्दी से लिख लो अच्छे से। अब वो रो वाले जो बात कर रहे थे भाई कि रो इज इक्वल्स टू पी एम बाई आर टी, उनका भी सवाल जवाब आ गया। पी बाई आर टी कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, तो रो भी कॉन्स्टेंट है, उससे भी आएगा डेंसिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है। जो लोग कह रहे थे कि सर डेंसिटी तो पी एम बाई आर टी होती है, तो पी बाई टी कॉन्स्टेंट है तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट इससे भी आएगी। ऑल राइट, ठीक, इसको लिख लो जल्दी से, मैं Z1 और Z11 के फॉर्मूले लिखवा दूं, और फिर अपन एक्वेस्टेंशन कर लें। एक्वेस्टेंशन थोड़ा समझ में आना चाहिए, वो काम आता है। बाकी फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ, फिर ईडियोमेट्री करेंगे अपन। हाँ भाई, सॉल्यूशन लिख लो तो मुझे बता देना कि सर लिख लिया। ओम, ये ओम, ये दाल बाफला कहाँ से याद आ रहा है तेरे को, कैसी बातें कर रहा है, मतलब बीच क्लास में दाल बाफला कहाँ से आ गया। क्या चाह रहा है कि सर चैप्टर खत्म होने से पहले मेरे को क्लास से बाहर कर दे क्या।
हाँ भाई, सबने लिख लिया? ठीक है। तो Z11 और Z11 का फॉर्मूला और नाम लिखवा रहा हूं, इससे कृपया डरे नहीं, लिख लें। कभी कहीं फॉर्मूला पूछा जाए तो देख के बता दें, ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं है आपको। तो Z नोट करके लिख लो, नोट। Z1 इज नंबर ऑफ कोलिजन्स। मैं लिखवा रहा हूँ ना, मैं लिखवा रहा हूँ क्या है Z11 में लिखवा रहा हूँ, लिखो तो सही। नंबर ऑफ collisions made by a single molecule with other molecules per unit time. Z1 is equals to pi sigma square u bar into n star, where u bar is equals to under root 8 by pi RT by capital M. N star is number of particles per unit volume, and sigma is diameter of molecules. √2, हाँ √2 पाई, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर u बार n स्टार। तो √2 और पाई तो पता ही, नंबर्स है अपने पास। एक अकेला मॉलिक्यूल कितनी बार एक सेकंड में टकराता है किसी से भी, दैट इज कॉल्ड एज Z1। Z1 इज नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम। एक अकेला मॉलिक्यूल कितनी बार टकराया, उसको हम Z1 कहते हैं। वैभव, कौन से एनर्जी वाले फॉर्मूले में लैम्डा आता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में बोल रहे हो क्या? वहां का लैम्डा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लैम्डा हमने जहां भी यूज किया था, वो हमने यूज किया था वेवलेंथ के लिए। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2 के एम के ई वाला बोल रहे हो। एटॉमिक में कहीं भी अगर लैम्डा था तो वो वेवलेंथ के लिए था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लैम्डा, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया, वो जो कांस्टेंट वाली बात कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, डोंट मिक्स दैट, नहीं वो भी अलग है, वो भी अलग है। मैं समझ गया, तुम जब हमने काइनेटिक में लिखा था उसकी बात कर रहे हो। यहां तक लिख लिया सबने? हाँ, ये सब रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, Z1 मतलब एक मॉलिक्यूल के कितने कोलिजन पर यूनिट टाइम, ठीक। एक मॉलिक्यूल के कितने कोलिजन पर यूनिट टाइम, उसको Z1 कहेंगे। ऐसे ही एक छोटा सा फॉर्मूला हो रहा है Z11 मतलब बायोमोलिकुलर कोलिजन्स। बायोमोलिकुलर कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होते हैं, इसका मतलब भी मैं समझा दूंगा, लिख लो। टोटल नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम। तो Z11 इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर u बार n स्टार का स्क्वायर अपॉन √2। इसका मीनिंग क्या है ये भी मैं बता दूंगा, इट्स नॉट टफ।
सिंपल ही है। ठीक है, और इसमें टर्म्स की मीनिंग बताने की जरूरत तो नहीं है, ऑलरेडी लिख चुके हैं कि यू बार क्या है, सिग्मा क्या है, एन स्टार क्या है, ये सब हम लिख चुके हैं। एक बार लिख लो, मैं इसका मतलब बता दूंगा कि क्या है इस सब का मतलब। हाँ गार्गी बेटा देखो, ये जो फॉर्मूलेज हैं ये सब अपन ने जब केटीजी पढ़ा है, तो केटीजी में अपन ने लिखा था कि आइडियल गैस को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। तो बात सही है कि एटम गोल नहीं है, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हो जाते हैं, उनको स्फेरिकल मान के ये सब सॉल्व कर दिया गया है। सो दीज थिंग्स आर सॉल्व्ड अंडर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वेयर मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड स्फेरिकल। अब अगर लिख लिया हो तो इसका मतलब और बता दूं कि Z11 का मतलब क्या है। बता रहा हूं ना, 11 क्यों बोल रहे हैं। उत्कर्ष या Z11 बोल तो सकते हो, बट मैं जनरली Z11 कहता हूँ। हाँ देखो, इसका मतलब क्या है, ये Z1 क्या था, देखना सब बच्चों स्क्रीन पे देखना। Z1 की जब हम बात करें तो हम कहते हैं एक मोलिक्यूल ने एक सेकंड में कितने कोलिजन्स करे, तो उसने 1 2 3 4 5 6 7 करे, तो यहाँ Z1 की वैल्यू 7 आएगी। एक ही अकेले मॉलिक्यूल का अगर देख रहे हैं, अगर हम एक ही मॉलिक्यूल को देख रहे हैं कि उसने एक सेकंड में कितने कोलिजन करे, तो वो हम Z1 से निकालते हैं। ठीक, ये हम पहले भी देख चुके थे। आगे बढ़ जाऊं, Z11 पे आ जाऊं, जल्दी बताओ। सिर्फ एक का रिप्लाई आया, बाकी सब क्या सोच रहे हैं। हाँ, अब बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन का मतलब क्या है, कोई भी एक मॉलिक्यूल टकराएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल से ही, तो ये एक कोलिजन हुआ। अब हम ये कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल नहीं देख रहे हैं, हम एक यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि एक सेकंड में ऐसे दो दो के पेयर में कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, सारे कोलिजन्स एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने भी बायोमोलिकुलर कोलिजन्स हो रहे हैं सबको गिन रहे हैं। तो पहले हम एक ही मॉलिक्यूल के कोलिजन देख रहे थे, अब हम एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके कोलिजन्स गिन रहे हैं कि भाई कितने कोलिजन्स हो रहे हैं एक यूनिट टाइम के अंदर, सारे मॉलिक्यूल्स के बायोमोलिकुलर कोलिजन्स। तो इसलिए हम इसको Z11 लिखते हैं। तो Z1 इज एक अकेले मॉलिक्यूल के कोलिजन्स, Z11 इज दो दो मॉलिक्यूल के जितने भी कोलिजन है सबका टोटल, दैट इज Z11। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये उसका फॉर्मूला है। अब इन सब के डेरिवेशंस वगैरह हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये स्कूल लेवल पे कराए नहीं जाते हैं। इट्स टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम है, जैसे मान लो आपका कंटेनर 2 लीटर का था, तो 1 लीटर के अंदर कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। तो हम काउंट नहीं करते बेटा, ये चीजें हम काउंट नहीं करते हैं, ये सब मैथमेटिकली डिराइव्ड है, किसी ने बैठ के गिने नहीं है ये, नो वन हैज काउंटेड देम, डोंट वरी। सब मैथमेटिक्स है, गणित है बेटा सब। इसीलिए तो मैथ्स तुम्हें इतनी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो Z11 में इतना ही लिखवाना था। एक्वस टेंशन को छोड़ के बाकी सब हमको जो लिखना था वो हमने लिख लिया है। अब बस एक एक्वस टेंशन और बच रहा है, वो भी फटाफट से लिख लेते हैं, जहां पे वेपर प्रेशर वगैरह आ जाएगा। तो लिख लें, चैप्टर खत्म करें आज जल्दी से, जिससे कि अगले लेक्चर में हम लोग यूडियोमेट्री स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखो बेटा, एक्वस टेंशन और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हेडिंग, एक्वस टेंशन और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। पानी के वेपर जो बनते हैं उनका जो प्रेशर होता है उसको एक्वस टेंशन या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कहते हैं। विजिक्षु बेटा देखो, ये तो मैंने तुम्हें क्यों लिखवा दी है, क्योंकि Z11 पे तुम्हें एक आध कोई सवाल कहीं मिल जाएगा। अगर मैं नहीं लिखवाता, फिर कहीं तुम्हें रैंडमली पूछ लिया जाता, तो तुम ये सोचते रहते कि यार ये तो पता नहीं क्या चीज है। अब तुम्हें पता है कि कुछ मॉड्यूल वॉड्यूल में रेफरेंस बुक मिल जाए तो यहाँ देखना है। बाकी जेई में पूछा जाए
वैसे तो पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, कुछ कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछ सकते हैं, वो भी रेयरली पूछा नहीं जाता है। तो पूछा जाए तो इस सवाल को तब करना जब तुम बाकी सारे सवाल कर चुके हो। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो, चैप्टर में बाकी चीजों के सवाल कर लो। ये बस कभी कहीं पाला पड़ जाए, तुमको पता होना चाहिए कि मतलब क्या है, तुमसे मतलब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीरियल इक्वेशन तो लिखी थी ना बेटा अपन ने। क्या बात कर रहे हो, एक सेकंड रुकना जरा, लेट मी जस्ट चेक। अदर इक्वेशंस ऑफ रियल गैसेस में नहीं लिखा अपन ने? हाँ ठीक है, चलो तो मैं वो भी लिखवा दूंगा। बेसिकली एक इक्वेशन है, वो लिखनी है, वो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बट मैं बता दूंगा कि क्या होती है, क्योंकि वो भी कहीं कहीं मिल जाएगा। बहुत सारी इक्वेशंस बनाई हैं लोगों ने रियल गैस की, आपके सिलेबस में सिर्फ वॉन्डरवॉल्स गैस है, वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन है ना। तो आपके सिलेबस में बाकी इक्वेशंस नहीं है, तो वो भी मैं लिखवा दूंगा। चलो आज क्वेश्चन लिख लें फटाफट से, और देखते हैं, आज ही टाइम बच गया तो आज ही लिखवा दूंगा फटाफट से। बस सिर्फ इक्वेशंस ही लिखनी है अपने को। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। If a gas is collected over water, if a gas is collected over water in a container, then along with the gas, then along with the gas, water vapors will also be present. Then along with the gas, water vapors will also be present, and P total will be equal to pressure of gas plus pressure of water वेपर्स। तो किसी कंटेनर में अगर पानी भी है और गैस भी है, तो टोटल प्रेशर जो होता है वो गैस का प्रेशर प्लस पानी के वेपर के प्रेशर के बराबर होता है। हियर पी वाटर वेपर्स इज बेसिकली वेपर प्रेशर, और इसी बात को अपन एक्वस टेंशन कहते हैं। तो पानी के वेपर्स का जो प्रेशर होता है उसको एक्वस टेंशन कहते हैं, और एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, तो वेपर प्रेशर वाटर या एक्वस टेंशन एक ही बात है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या एक्वस टेंशन, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब वेपर प्रेशर की कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी लिखवा देता हूं यहीं पे। वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड is always constant at a given temperature in presence of the liquid. That is, value of vapor pressure will change in the container only on changing temperature and not by changing
पी टोटल और वी टोटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड। तो अर्नब बेटा H2 अगर फ्रीज हो गया तो लिक्विड नहीं बचा ना, फिर लिक्विड नहीं है तेरे पास। ये क्या लिखा है अपन ने कि लिक्विड अगर हुआ तो उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो फिक्स्ड ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, है ना। इस पर मैं एक सवाल और करवा देता हूँ तुमको, तो वो तुमको क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज कैसे होगा। लिख लिया? तो मैं सवाल भी करवा दूं फटाफट से, आज ही कंप्लीट कर लें इसको। नहीं लिखा है, लिखो, जल्दी लिखो। तो मतलब तो समझ में आ गया ना, कंटेनर में अगर पानी है तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो उतना ही रहेगा, चाहे तुम वॉल्यूम डबल करो चाहे आधी करो। पानी की वजह से प्रेशर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो नहीं बदलता। गैसेस का प्रेशर बदलेगा, पानी का प्रेशर नहीं बदलेगा। ट्रिपल पॉइंट कहाँ पढ़ेंगे गार्गी? ट्रिपल पॉइंट पढ़ेंगे अपन 12th में, लिक्विड स्टेट करके चैप्टर आएगा, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड कोलिडेड प्रॉपर्टीज करके एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे ट्रिपल पॉइंट। ठीक है। लिक्विड के बारे में ज्यादा डिटेल वहीं पढ़ते हैं एक्चुअली, एक्वेस्टेंशन भी में या वेपर प्रेशर को भी डिटेल में तो वहीं पढ़ते हैं। बट वही होगा कि यहाँ पे कुछ कुछ सवाल तुम्हें मिल जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि 12th का पेपर देते वक्त या मतलब जेई का पेपर देते वक्त लिक्विड स्टेट पढ़ चुके होते हो, तो तब क्या इक्वेस्टेंशन के सवाल पूछ लेते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ सवाल के तुम्हें आगे के कॉन्सेप्ट के साथ भी मिल जाते हैं अपने मॉड्यूल में और प्रीवियस ईयर पेपर में, क्योंकि वो ये मतलब पेपर में तो तुम सब कुछ पढ़ चुके होते हो ना, तो वो वाले सवाल भी आ जाते हैं एक दो इधर इधर, तो उसकी टेंशन मत लो तुम। लिख लिया भाई सबने? एक्वेस्टेंशन तो दिया होगा, एक्वेस्टेंशन एनसीईआरटी में मिल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। लिखो सवाल फटाफट से, इसको खत्म करना है आज ही। A mixture of N2 and O2 is stored in a tank. A mixture of N2 and O2 is stored, अरे रे, in a tank over the water surface. Over the water surface, and the pressure reads and the pressure reads 760 mm of Hg. Full stop. Now, if the available volume for the gases is reduced, now if the available volume for gases is reduced to half, then comma, find the final pressure of the container. Find the final pressure of the container in bracket given aqueous tension of water at the given temperature is 60 torr। तो किसी गिवन टेम्परेचर पे जो एक्वस टेंशन है, इस गिवन टेम्परेचर पे जो एक्वस टेंशन है वो 60 टॉर है, और तुमको जो है वॉल्यूम आदि करने पे प्रेशर कितना आएगा वो बताना है। तो इसको एज एन एग्जांपल मैं बता दूं कि कैसे यूज करना है एक्वस टेंशन को? नहीं करोगे? ठीक है, करो, सॉल्व करो।
करो करो, सॉल्व करो। तब तक मैं भी कुछ कुछ लिख लेता हूँ स्क्रीन पे। हाँ, अर्नब वासिम बेटा, आंसर सही है तुम लोगों का। सही है, गुड। करो भाई, बाकी लोग भी करो। नहीं आयुष बेटा, 2 ATM नहीं आएगा। तुमसे टोटल फाइनल प्रेशर पूछा है, गैसेस का नहीं पूछा है। टोटल फाइनल प्रेशर पूछा है। लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे होगा? कहने का मतलब क्या है अर्नब बेटा? लिक्विड के वेपर नहीं बनते क्या? पानी के वेपर नहीं बनते क्या? कैसी बात कर रहे हो? तो भाई आंसर आप लोगों का आ जाएगा जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 1460 टॉर इज योर न्यू टोटल प्रेशर। दिस इज योर आंसर। अब इसको डिटेल में समझाने की जरूरत है क्या कि कैसे हुआ? जरूरत है क्या? देखो बेटा, एक बात लिखवाई थी तुमको मैंने कि वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का कांस्टेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड। कि अगर लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर रखा है तो उसका वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। तुम प्रेशर वॉल्यूम का कुछ भी करते रहो। ये हमने लिखा था, इसी का हमने यूज किया। कैसे किया? हमको बोल रखा था कि भाई टोटल प्रेशर 760 mm है और एक्वस टेंशन पानी का 60 टॉर है। तो टोटल प्रेशर में से पानी का प्रेशर हटाऊंगा तो गैसेस का प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर ऑफ गैसेस विल बी 700 टॉर। ये बात समझ आती है? नहीं समझ आ रही तनिष्क को? क्या नहीं समझ में आया बेटा तनिष्क तेरे को? मतलब इसमें क्या नहीं समझ में आया तेरे को कि टोटल प्रेशर 760 है, उसमें पानी का प्रेशर 60 है। अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ प्रेशर गैसेस का आ जाएगा। इसमें क्या नहीं समझ आया? जल्दी बता, मेरे पास वैसे ही टाइम कम है, मेरे को लिखवाना है और चीजें। आ गया तो तूने नहीं क्यों लिख के बोला? चलो भाई, हमको सवाल में बोला था कि टोटल प्रेशर 760 है, एक्वस टेंशन पानी का जो है वो 60 टॉर है, तो उसको हम हटा दें अगर टोटल प्रेशर में से, तो बचा हुआ प्रेशर गैसेस का आ गया। बचा हुआ प्रेशर ने क्यों निकाला ये समझ लेते हैं कि भाई निकाला क्यों हमने बचा हुआ प्रेशर। ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 जो इक्वेशन है ये सिर्फ गैसेस पे ऊपर अप्लाई होगी, वेपर प्रेशर पे अप्लाई नहीं होगी। अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो लिक्विड के वेपर्स पे अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा तनिष, ठीक है। तो हमने क्या किया, गैसेस का प्रेशर निकाल लिया, 700 टॉर आ गया। अब तुमको बोला था कि भाई प्रेशर 700 पर वॉल्यूम V थी और फाइनली वॉल्यूम आधी कर दी, तो वॉल्यूम को V/2 कर दिया।
तो इसका प्रेशर निकाल लेते हैं कि गैसेस की अगर वॉल्यूम आधी करोगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, तो प्रेशर डबल हो जाएगा। तो गैसेस का प्रेशर वॉल्यूम हाफ करने पे 1400 टॉर होता है। लिक्विड का प्रेशर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। कैसे एडजस्ट करता है, क्यों एडजस्ट करता है, इसको मैं लिक्विड स्टेट जब आपको पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। और या फिर इक्विलिब्रियम में भी पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज वेपर्स के साथ क्या होता है, वो अपने लिक्विड के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। कमी पड़ती है तो ज्यादा वेपर बन जाते हैं, ज्यादा वेपर होते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो तो 60 वैल्यू आने वाली है। तो गैसेस का प्रेशर वॉल्यूम आदि करने पे डबल हो गया, 1400 टॉर आ गया। और 1400 टॉर में पानी का प्रेशर 60 का 60 मेंटेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टोटल प्रेशर जो नया आएगा वो हो जाएगा 1460 टॉर। पॉइंट सिर्फ इतना सा था इस सवाल में कि एक्वस टेंशन हटा के ही P1 इक्वल टू P2 V2 लगाओगे। आप 760 को डबल नहीं करोगे क्योंकि उसमें जो 60 है वो फिक्स्ड है, वो 60 ही रहेगा, ना वो डबल होगा ना वो हाफ होगा, क्योंकि वो वाटर वेपर वेपर प्रेशर है। ओके आदित्य बेटा, ठीक है। ऑल राइट, इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि लिक्विड के वेपर्स फिक्स्ड प्रेशर ही अप्लाई करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड। दे विल नॉट चेंज देयर प्रेशर, दे विल इन फैक्ट चेंज देमसेल्व्स। क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद, उसमें हम फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। दिस इज अ मैटर ऑफ इक्विलिब्रियम, वेपर प्रेशर और लिक्विड्स। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कुछ एक दो सवाल आपको दिए हुए हैं और आप लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पढ़ लिया है। अब रही बात वो जो एक्स्ट्रा इक्वेशंस लिखनी थी उसकी, तो वो जो एक्स्ट्रा इक्वेशंस है वो भी लिखवा देता हूँ, फटाफट से लिख लो कि वॉन डर वाल्स इक्वेशन के सिवा और भी लोगों ने इक्वेशंस दी थी जो हमारे सिलेबस में है नहीं, बट कभी पूछ ली जाए या कहीं लिखी दिख जाए तो लिख लेते हैं। आज टोटली खत्म ही कर लेते चैप्टर को, कुछ नहीं छोड़ते उसमें। लिख लिया भाई सबने, लिख लिया, ठीक है। और एक लास्ट चीज और, अदर इक्वेशंस ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। वॉन डर वाल इक्वेशन लिखी थी, वो एक इक्वेशन, उसके जैसे और भी इक्वेशंस लोगों ने बनाई हैं। तो सब इक्वेशंस के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। आप अपने सिलेबस में वॉन डर वाल्स है वो अपने को पूरी अच्छे से आनी चाहिए, बाकी का सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे अपन। अदर इक्वेशंस ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। अच्छा, और आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी मैथ्स में पढ़ लिया है क्या? वैसे पढ़ा नहीं होगा, सीरीज वगैरह नहीं पढ़ी होंगी ना अभी मैथ्स में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसका यूज अपन अभी नहीं करेंगे। आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ लोगे, फिर कभी एक आध सवाल और कर लेंगे बाद में, है ना। अभी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एक फर्स्ट इक्वेशन इज बर्थलॉट्स इक्वेशन। बर्थलॉट्स इक्वेशन, तो P प्लस n स्क्वायर A अपॉन T into V square multiplied by V minus NB is equals to nRT. So there was another scientist by the name of Berthelot who gave another equation. अब यहाँ पे A और B जो हैं वो वॉन डर वाल्स कांस्टेंट नहीं है। हाँ, डिनोमिनेटर में T आ गया और यहाँ हाँ थोड़ा सा चेंज हो गया, बिल्कुल। तो यहाँ लिख लो A and B are Berthelot's constants different from van der Waals constants.
सेकंड, डायरेक्ट्रिसीज इक्वेशन, this is p into exponential of na upon vrt। एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ में आता है? बिल्कुल पर बेटा वैल्यूज अलग रहेंगी। एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर पढ़ा होगा ना, ई टू द पावर एक्स, वो जो ई होता है उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। दैट ई इज नोन एज, हाँ मैथ्स में ई, दैट ई इज नोन एज एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक में भी बेस ई आता है, हाँ 2.71 पर, सही बात है उसकी। v minus nb is equals to nrt। so this is another equation known as diatrices equation। यहाँ a और b डायट्रिसिस कांस्टेंट है, ये भी अलग है। a and b are डायट्रिसिस कांस्टेंट। हाँ विधान। और थर्ड, वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये वीरियल इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड है। आप लोग इनफाइनाइट सीरीज थोड़ा बहुत पढ़ोगे मैथ्स में आगे चल के, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि आपने पढ़ी है या नहीं। p इंटू वी एम अपॉन कैपिटल आर टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस कैपिटल B बाई वी एम प्लस C अपॉन वी एम स्क्वेयर प्लस D अपॉन वी एम क्यूब एंड सो ऑन। where B, C, D and so on are temperature dependent। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्मूले तो अलग अलग आते हैं बेटा, जरूरी नहीं है जो तुमने लिखा है वही आए। ईशान ये किसने कहा कि नहीं की जाती यूज? यूज की जाती है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें नहीं करवा रहे हैं यूज, ठीक है? उत्कर्ष स्क्रीन पे लिखा तो z इज इक्वल्स टू पी वी एम बाई आर टी। अच्छा, अरे ओ हो, मैं सोच ही रहा था कोई ये पूछेगा जरूर। इससे क्या फर्क पड़ता है कि z के बाद क्या आएगा? तुम्हें एक्चुअली लिखना थोड़ी है, इनफाइनाइट सीरीज है बेटा, कभी नहीं लिखने होते टर्म तुमको। इनफाइनाइट सीरीज का मैथमेटिक्स होता है, उसको सॉल्व करना होता है। अच्छा, मैं वही सोच रहा जेड का क्या, नहीं जेड तो यहाँ है। मैं सोच ही रहा था कि हर क्लास में कोई ना कोई पूछता जरूर है ये बात। हाँ, तो बी सी डी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट्स known as second, third, fourth and so on virial coefficients। तो इन कांस्टेंट्स को वीरियल कोएफिशिएंट कहते हैं। तो वीरियल इक्वेशन पे एक ही बार सवाल पूछा है जेई ने, वो इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड था। वो तब तुम कर लोगे जब तुम इनफाइनाइट सीरीज थोड़ी पढ़ लोगे, और वो भी तब पूछा था जब सब्जेक्टिव सवाल आया करते थे, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी इनके सिवा भी और हैं, बट आपको जरूरत शायद ही पड़े। इजी तो नहीं था, मतलब पहली बार पढ़ के तो डायरेक्टली नहीं होगा आपको इनफाइनाइट सीरीज सॉल्व करके, मतलब
डेरिवेशन है बेसिकली, और कुछ नहीं। उनने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन पूछ लिया था। वो सब्जेक्ट है, मतलब वो जो वो जैसे आपको बोर्ड पेपर होते थे ना, ऐसे पेपर होते थे एक जमाने में। अरे मत टेंशन लो यार, वो सवाल जेई में सिलेक्शन उस सवाल से डिसाइड नहीं होता। वो सवाल डिसाइड करने के काम आता है कि कौन अंडर 100 में 50 आ रहा है कि अंडर 10 आ रहा है, उसके लिए होते हैं वो सवाल। तो वो तुम जब वहां पे पहुंच जाओगे ना, इतने लेवल पे पहुंच जाओगे भाई अंडर 50 आ जाऊंगा मैं, तो ये सवाल भी करवा देंगे तुम्हें, चिंता मत करो। क्या कह रहा है, पर एम ई इज इक्वल टू एम पी अपॉन 1837। ये क्या है, एम ई क्या है, एम पी क्या है, मुझे नहीं पता। हाँ सही है, सही है, सही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ठीक है, हाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ भाई लिख लिया, डन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अपना गैसियस स्टेट चैप्टर खत्म करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ आवर थ्योरी फॉर गैसियस स्टेट। सवाल आपको करने रहेंगे, एक दो पेजेस रख लेना। यूडियोमेट्री अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। और आज के लिए थ्योरी यहाँ पे रोक ले फिर अपन। ठीक है, आज के लिए थ्योरी फिर यहाँ